Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 11, Nature's Treasure. This is part 3 of this chapter. In this video we discuss some extra question and textbook question of this chapter. Let us enhance our learning. Question number 1. Figure 11.9 shows items related to natural resources. Match them with their jumble of names. Make another table and write the names of these resources. Classify these resources as renewable or non-renewable. तो आपको एक टेबल बनानी है, उसमें आपको बताना है कि जो रिसोर्सेज जो दिए गए हैं वो रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं, और जो जंबल अप वर्ड है, नेम्स हैं, उनको आपको सही करना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में हमें आइटम दिए हैं, इट मीन्स पिक्चर्स शो की गई हैं, और उससे रिलेटेड पर्टिकुलर वर्ड जो है सेकंड कॉलम में दिया गया है। तो उसको आपको सही करके उसका नेम लिखना है और उसको फिर आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है हमारा टैप, हमें शो हो रहा है पिक्चर में कि टैप से पानी गिर रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है? वाटर से, इसको हम वाटर से मैच कर देंगे। सेकेंड वाला देखेंगे आप, जो विंड मिल फॉर्म की पिक्चर हमें शो हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? विंड से, तो इसको विंड से मैच कर देंगे। थर्ड वन आप देखेंगे, पिक्चर्स में आपको बहुत सारी ट्रीज और प्लांट्स शो हो रहे हैं, तो इट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, तो इसको हम फॉरेस्ट से मैच कर देंगे। फोर्थ वन आप देखेंगे, हमें स्टोन दिखाई दे रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है? रॉक से रिलेटेड है, तो उसका जंबल अप नेम सही करके हम उसको रॉक से मैच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको उसको सही भी करना है, उसका रीजन भी बताना है। फर्स्ट वन इज, नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। क्या नेचर के पास सारे ही रिसोर्सेज हैं जो इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? दिस, यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेचर जो है वो हमें सारे संसाधन प्रोवाइड करता है, और जिससे ह्यूमंस की नीड जो है वो फुलफिल होती है। सेकेंड वन, मशीन आर अ रिसोर्स फाउंड इन नेचर। क्या मशीन एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचर ने बनाया है इसको और नेचर में पाया जाता है? इट इज फॉल्स, क्योंकि मशीन जो है ये ह्यूमन ने बनाया है इस रिसोर्स को। इट इज नॉट मेड बाय नेचर, इट इज अ मैन मेड रिसोर्स। तो ये क्या है? मैन मेड रिसोर्स है। इसका रीजन ये है कि ये जो है मैन मेड रिसोर्स है, सो इट इज नॉट दिस रिसोर्स इज नॉट फाउंड इन नेचर, इट इज नॉट मेड बाय नेचर। 3, natural gas is a non-renewable resources. Natural gas क्या non-renewable resources है? Yes, this statement is also true. Fourth one, air is a renewable resources. Air क्या renewable resources है? This statement is also true. ये statement भी true है, air जो है वो renewable resources है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, fill in the blanks using the most appropriate option। आपको एक सही ऑप्शन जो है, इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट वन इज दैट ए फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर्स और बाइक इज। ऐसा फ्यूल जो हम ज़्यादातर टू व्हीलर्स में यूज़ करते हैं, वो स्कूटर में भी यूज़ करते हैं, बाइक में भी यूज़ करते हैं, वो कौन सा फ्यूल है? कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेट्रोल। सेकेंड देखेंगे हम, एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्स इज, एग्जाम्पल बताना है आपको रिन्यूएबल रिसोर्स का, कोल, वाटर, नेचुरल गैस, पेट्रोल। तो आंसर जो है इसका वाटर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो आपको बताना है कि कौन सा रिसोर्स रिन्यूएबल है और कौन सा रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल है, उसमें आपको इन रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं। तो हम आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। आंसर नंबर 4, कोल जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो इसको हम नॉन रिन्यूएबल लिखेंगे। और नेचुरल गैस जो है वो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको हम नॉन रिन्यूएबल लिखेंगे। फॉरेस्ट जो है वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स लिखेंगे। मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, तो इसलिए इसको हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कॉलम में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा क्यों बोलते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? क्या रीजन है इसके पीछे? पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप देखेंगे जो पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए है क्योंकि इसको लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में, और ये किससे बनता है? जो रिमेन पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के, उनसे बनता है। तो इस प्रोसेस को होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है इसको।
तो एंड इट इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज़, और हमारे अर्थ पे जो ये रिसोर्सेज हैं वो बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इन लार्ज क्वांटिटीज़ में उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि उनको तो हम जल्दी जल्दी रिन्यू कर लेते हैं। तो जो हमारा पेट्रोलियम है, इसी वजह से ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये बहुत हमारे अर्थ पे बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। वंस कंज्यूम इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश विद इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम। अगर हमने इनको कंज्यूम कर लेते हैं तो इस इतनी आसानी से इनको हम जल्दी से रिसाइकल नहीं कर पाते। जितना एक इंसान की लाइफ टाइम होता है, एक ह्यूमन का जो लाइफ टाइम है, उससे अगर हम कंपेयर करें तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो इतनी जल्दी ये प्रोसेस नहीं होती है। इसको रिसाइकिल करने में, रिप्लेनिश होने में काफ़ी समय लगता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, और लाखों वर्ष लग जाते हैं। Now we will see question number 6. It is difficult to regrow forest. Justify the statement. क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि फॉरेस्ट को काटने के बाद दोबारा से वहाँ पे फॉरेस्ट मतलब आपको रीग्रो करना है? तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। नाउ आई विल डिटेल आंसर दिस क्वेश्चन। रीग्रोइंग फॉरेस्ट इज डिफ़िकल्ट। रीग्रोइंग करना, दोबारा से फॉरेस्ट को रीग्रो करना बहुत डिफिकल्ट टास्क। इट इज़ नॉट अ इजी टास्क बिकॉज ट्रीज टेक मैनी ईयर्स टू मैच्योर। क्योंकि पेड़ों को बीज लगाएंगे, फिर आप उससे पौधा तैयार करते हैं, तो उस पेड़ को मैच्योर होने में भी बहुत समय लगता है, बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगता है। Additionally, large-scale deforestation damages the ecosystem, disturbs soil stability, and affects biodiversity, make it harder for new forests to thrive. और इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ काटते हैं तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी क्या होती है, अनफर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उनकी भी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका। तो और इट इज़ नॉट अ इजी टास्क। ये कोई इजी टास्क नहीं है कि आप बहुत जल्दी से नया फॉरेस्ट बना लोगे। इट इज़ अ लॉन्ग इट इज़ अ ये इस टास्क को कंप्लीट करने में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Question number 7. Make a list of 5 daily activities in which you use natural resources. आपको लिस्ट बनानी है जो आप डेली एक्टिविटीज रोज आप यूज करते हैं, और में आप क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। सजेस्ट वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस देयर यूज, और आपको कुछ ऐसे वेज भी बताने हैं जिनसे आप उनके यूज को कम कर सकते हैं। नाउ वी विल सी आंसर 7. वॉशिंग क्लोथ्स। वॉशिंग क्लोथ्स जब हम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यूज लेस वाटर। हमें कम पानी जो है वो यूज़ करके कपड़ों को धोना चाहिए। बाय ऑप्टिंग फॉर शॉर्टर वॉश साइकिल्स, और हम ऐसा, अगर हमें इन नेचुरल सोर्सेज का यूज़ कम करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो साइकिल्स हैं उनको कम कर दें। ठीक है, जैसे कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, कपड़ों को धोते हैं तो कम से कम 6-7 बार ये प्रोसेस मतलब कि हम कंटिन्यू करते रहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम 4 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है उसको थोड़ा मतलब लिमिटेड वे में यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग फूड, खाना जब बनाते हैं, रिड्यूस गैस कंजप्शन बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। इसमें बोला है जब आप खाना बना रहे हैं तो जो नेचुरल गैस का जो आप कंजप्शन कर रहे हैं उसको आप कम कर दीजिएगा। और वो कैसे कर सकते हैं, आप चूल्हे पे खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, चूल्हे पे जब हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे हम फ्यूल क्या यूज़ करते हैं, हम वुड का यूज़ कर लेते हैं और कंडों का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो नेचुरल सोर्सेज का जो यूज़ है यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, टर्न ऑफ लाइट्स एंड अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़। अगर आपको लाइट की आवश्यकता नहीं है जिस भी रूम में आप हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको तुरंत लाइट को ऑफ करना चाहिए। एज आप नहीं बैठे फिर भी आपके रूम में लाइट ऑन है दूसरे रूम में, या और कोई स्पेस है जहाँ पे आप रहते हैं, तो वहाँ पे आपको लाइट को ऑफ करना है अगर वहाँ का उस एरिया का आप यूज़ नहीं कर रहे। और कोई भी अप्लायंसेस है उसको भी आपने बहुत मतलब कि ध्यान से यूज़ करना है उसका, उसमें लाइट का। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करते वक्त आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है।
ठीक है। और आप पैदल भी चल के जा सकते हैं अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सनल ट्रांसपोर्ट। आप पर्सनल ट्रांसपोर्ट का यूज़ कम कर दें, क्योंकि पर्सनल ट्रांसपोर्ट का जितना हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सबके, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो एटमोसफियर की जो एयर है वो पोल्यूटेड हो रही है। और हम रिड्यूस कर दें यूज़ किसका, पेट्रोल और डीजल का, तो वो कैसे होगा, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर, अवॉइड वेस्टिंग वाटर एंड फिक्स लीकेजेस। तो इसमें बोला है कि जो हम पानी वेस्ट करते हैं, गाड़ी धो रहे हैं तो पाइप चलते ही रहता है, या आपने ब्रश किया तो आपने नल खुला छोड़ दिया, तो इस तरीके से हमें जो है पानी का जो वेस्ट है उसको कम करना है। और अगर आपके घर में कहीं लीकेज है, कोई टैप अगर लीक कर रहा है, तो उसको भी आपको प्लम्बर से उसको सही करवाना है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज़ है वो सही तरीके से कर सकते हैं, और उनका जो रिड्यूस जो मतलब कि उनका जो यूज़ है वो अननेसेसरी ना करें। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। 4 एक्टिविटीज आपको बतानी हैं जो सिर्फ एयर की प्रेजेंस से ही पॉसिबल है। तो 4 एक्टिविटीज, जैसे फर्स्ट हमने इसमें ले ली ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है वो एयर की वजह से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है फ्लाइंग काइट, आप काइट को फ्लाई कर रहे हैं तो बिना एयर के आप फ्लाई नहीं कर सकते। थर्ड वन है आपका ब्लोइंग विंडमिल्स, जब आप आटे की चक्की, विंडमिल्स जो हैं, जैसे आपको आटे की चक्की चलानी तो आप विंडमिल्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी एयर का ही यूज़ हो रहा है। प्लेइंग विंड इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हैं तो वो भी एयर की वजह से ही क्या हो रहा है, वो प्ले कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी। आप कैसे जो है आपकी जो लोकेलिटी है आप उसमें ग्रीन कवर कैसे बढ़ा सकते हैं। ग्रीन कवर मीन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने हैं, ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लांट्स ग्रो करने हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस बी टेकन, तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि कौन कौन से एक्शंस आप इसके लिए लेंगे। आंसर नंबर 9, प्लांट ट्रीज इन पब्लिक स्पेसेस एंड अराउंड होम्स। आपके घर के आसपास या कोई पार्क है या कोई भी पब्लिक स्पेस खाली पड़ा हुआ है तो वहाँ पे आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और ट्रीज को लगा सकते हैं। और आपके घर के पास भी अगर कोई गार्डन है छोटा सा या थोड़ा सा स्पेस खाली है तो वहाँ भी आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं और ट्रीज लगाएं। सेकेंड वन, इनकरेज कम्युनिटी ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स। और ऐसा भी कर सकते हैं, आपके सोसाइटी के लोग हैं तो कोई कहीं कोई एरिया आपको अगर खाली मिल जाता है तो पूरी कम्युनिटी के लोग वहाँ जाके पेड़ लगाएं। ठीक है। अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज अननेसेसरली, और पेड़ों को अगर आपको पेड़ से जो अननेसेसरी कट मतलब कि पेड़ों को काटना नहीं है, अननेसेसरी नहीं काटना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी आप पेड़ों को काट रहे हो उस स्पेस से, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। वाटर एंड केयर फॉर यंग प्लांट्स रेगुलरली, और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको आपको रेगुलरली बेसिस पे उनकी केयर भी करनी है और उनको पानी भी लगाना है प्रॉपरली, स्पेशली इन समर सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन इलस्ट्रेशंस वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड। इस आप देखेंगे ये एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, इसमें दिखाया है कि फूड जो है वो कुक किया जा रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग। तो आपको ये बताना है किस एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है खाना पकाने के लिए। तो फर्स्ट केस में जो है किस एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है खाना पकाने के लिए, दैट इज सोलर एनर्जी। सेकेंड केस में हम देखेंगे, नेम वन बेनिफिट्स एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। आपको इसका एक बेनिफिट भी बताना है और एक ड्रॉबैक भी बताना है कि इस एनर्जी का जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा, नो पोल्यूशन। ड्रॉबैक ये है, टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय लगता है कुकिंग होने के लिए। ठीक है, इस एनर्जी की हेल्प से काफ़ी समय लगता है जब हम कुकिंग करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 11, कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। व्हाई डू यू थिंक इट इज सो। पेड़ों को काटना ज़्यादा स्केल में, मतलब ज़्यादा मात्रा में आप पेड़ों को काटते हो तो क्या होता है, जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, जो मिट्टी का जो उपजाऊपन है उस उसमें क्या होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो व्हाई डू यू थिंक इट इज़ सो। तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ से।
आंसर नंबर 11, कटिंग डाउन ट्रीज कॉज सॉइल इरोशन। जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है, मिट्टी बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और अगर हम पेड़ अगर वहाँ लगा रहता है पेड़, तो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी के जो उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती है, मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। इस वजह से सॉइल इरोशन नहीं होता है। और जैसे कि बारिश की वजह से पानी जो है मिट्टी जो है वो बह के चली जाती है अगर हम पेड़ काट देते हैं, उससे फिर क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसके एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो ख़त्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन टू वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट्स द एयर। आपको दो तरीके बताने हैं जिसकी वजह से ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, ठीक है, प्रदूषण फैल रहा है। प्रपोज वन एक्शन विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। तो एक आपको तरीका बताना है, मेजर बताना है कि कैसे हम इस एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज रिलीजेस हार्मफुल गैसेस इन द एटमोसफेयर। आप देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से, व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं मशीनरी रन करने के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही है हमारे एटमोसफेयर के अंदर। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। तो सेकंड जो पॉइंट्स है वो इसका ये है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने से क्या हो रहा है, जो पोल्यूट हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट। और फिर ऑब्जर्वेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑब्जर्व जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं ट्रीज, तो ये चीज़ भी जो है इसकी वजह से और ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, एटमोसफेयर के अंदर। तो आपको एक मेजर्स बताने हैं, स्टेप्स बताना है कि इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं। यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्विच टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस एमिशंस। आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स होते हैं उनका आप यूज़ कीजिए, ठीक है। और आप पर्सनल ट्रांसपोर्ट के जगह आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर कर सकते हैं। आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं अगर थोड़ी दूर थोड़ी स्पेस पे आपको कहीं जाना है, या आप पैदल भी जा सकते हैं, वॉक करके भी जा सकते हैं। तो ये एक वे है जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम अगर कम व्हीकल्स अगर हमारे का यूज़ करेंगे तो उतनी ज़्यादा क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ करते हैं तो एनवायरनमेंट तो पोल्यूट होगा, क्योंकि जो भी फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, स्मोक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, ए फैमिली यूजेस, एक फैमिली जो है वो यूज़ करती है सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, एक गैस स्टोव टू कुक फूड, और एक गैस स्टोव का यूज़ करती है खाना बनाने के लिए, और विंड मिल का यूज़ करती है फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी निकालने के लिए। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो सनलाइट फॉर अ वीक। अगर पूरे ही एक सप्ते तक अगर सनलाइट नहीं आती, धूप नहीं आती, तो क्या होगा। Answer this question is without sunlight the solar panels would not generate electricity। बिना सनलाइट के सोलर पैनल्स जो हैं वो भी वर्क नहीं करेंगे, उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। लीड टू पावर आउटेजेस और अ रिलायंस अदर एनर्जी सोर्सेज। फिर हमें क्या है, दूसरे सोर्सेज देखने पड़ेंगे एनर्जी के। द गैस स्टोव एंड विंडमिल वुड स्टिल फंक्शन ऑफ अ गैस एंड विंड वर अवेलेबल। तो आप देखेंगे जो गैस स्टोव है और विंडमिल है वो तो फंक्शन करेंगे अपना, ठीक है, लेकिन जो सोलर पैनल है उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी, वो अपना काम नहीं करेंगे क्योंकि सनलाइट नहीं है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और कुछ टर्म्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा जो एक फ्लो चार्ट जैसा है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो कुछ जो टर्म्स दिए गए हैं वो है, फर्स्ट है आपका फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, एयर, पेट्रोलियम, कोल, वाटर एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स जो है उनको फ्लो चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर किया गया है। नेचुरल रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होगा, जो कि ब्लैंक उन्होंने फिल नहीं किया है, ठीक है। तो इसकी जो राइट साइड है वहाँ पे आप देखें उसमें हम रिन्यूएबल रिसोर्स को मेंशन है पहले से ही। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि आपका लेफ्ट साइड की तरफ है, इसको फिर से कैटेगराइज किया है। उसको फॉसिल फ्यूल्स हमने बताया, तो फॉसिल फ्यूल्स को हमने अगेन उसको उसका डिवाइड किया है। फॉसिल फ्यूल्स के स्टेप्स के कौन कौन से टाइप के होते हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है,
कोल है। ऐसे ही हम रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी को हम डिवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। वो है हमारा वाटर, एयर एंड फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हमने इसको इन ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज an increasing demand of trees to meet the requirement of industries and for housing. Therefore, trees are being felled. Is it justified? Discuss and prepare a brief report. तो आपको यहाँ पे डिमांड की गई है कि आपको ट्रीज लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है। और जो है मतलब इसमें बोला है क्वेश्चन में, जो इंक्रीजिंग डिमांड जो है ट्रीज की वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, घरों की भी रिक्वायरमेंट, लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। देयरफॉर ट्रीज आर बीइंग फेल्ड। तो इस वजह से जो ट्रीज जो हैं वो सब काटे जा रहे हैं। इसे जस्टिफाई, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। तो इसके ऊपर आपको डिस्कस भी करना है और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। नाउ वी विल सी आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर है कटिंग डाउन ट्रीज इज नॉट जस्टिफाइड। पेड़ को काटना ये कोई न्याय नहीं है, बिकॉज इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। इससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कमी हो रही है। जो पेड़ों की कमी होगी तो हमारे जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसका जो पूरा उस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन ऑब्जर्व करेगा? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और जो जितने भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो उन सब का जो एक नेचर जो रह रहे हैं एक स्पेशल रीजन में, तो ये सारी चीज़ों को, पूरे इकोसिस्टम को क्या होगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा इकोसिस्टम के अंदर, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव्स लाइक, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा एफोरेस्टेशन करना चाहिए। एफोरेस्टेशन मीन्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब आपको जितना जिस रिसोर्स की आवश्यकता है उतना ही उसका आप यूज़ करें, और जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। और इस तरीके से जो है हम अपने इन्वायरमेंट में बैलेंस डेवलपमेंट बना सकते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रपोज प्लान टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल। आपको एक प्लान तैयार करना है कि हमें कम पानी का यूज करना है। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान हैपन एंड हाउ वुड इट हेल्प द एनवायरनमेंट। तो आप क्या स्टेप्स लेंगे इस प्लान के लिए, और कैसे ये इस चीज़ को आप अपने इन्वायरमेंट में कैसे मदद करते हैं? इंस्टॉल वाटर सेविंग faucets एंड encourage स्टूडेंट्स टू टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। मतलब जब आपको ज़रूरत नहीं है टैप की, तभी, जब ज़रूरत हो तभी आप टैप को ऑन करें, नहीं तो आप टैप को बंद रखें, ठीक है। यूज़ रेन वाटर फॉर गार्डनिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस। आपको अगर सफाई करनी है या प्लांट्स को वाटर करना है तो आप रेन वाटर का यूज़ करें। कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू एजुकेट ऑन वाटर कंजर्वेशन। तो हमें लोगों को ऐसे मतलब प्रोग्राम्स आप में आपको ऑर्गेनाइज करने हैं और लोगों को एजुकेट भी करना है कि कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं। इस तरीके के हम अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनको एजुकेट करें कि पानी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। दिस प्लान वुड रिड्यूस वाटर वेस्ट। इस प्लान से क्या होगा? जो लोग पानी का वेस्ट कर रहे हैं तो उसके प्रति वो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, और इस तरीके से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बच सकेंगे, क्योंकि जो हमें जो नेचर जो रिसोर्सेज दे रहा है, और तो इनको हमें प्रोटेक्ट करना है, इनको हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि ये प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारी अर्थ के। Now we will see some extra question of this chapter. Question number 1, name some gases which are present in the air. कौन सी gases हैं जो air में present होती हैं? Air contains nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and other gases in small quantities. आप देखेंगे air में nitrogen गैस होती है, oxygen होती है, तो ये दोनों जो गैस होती हैं ये तो लार्ज क्वांटिटीज़ में होती हैं, लेकिन आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है और बाकी जो गैसेस हैं वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं एयर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। आपको एयर का कंपोजिशन बताना है। एयर में नाइट्रोजन गैस जो होती है वो 78% होती है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो 21% होती है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो होती है वो 1% होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन विंड। विंड की आपको डेफिनेशन बतानी है। विंड क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा चल रही है उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। समटाइम्स इट ब्लो फास्ट, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। जब तूफान आता है तो हवा बहुत तेज चलती है, एंड समटाइम्स इट ब्लो जेंटली एज ब्रीज। और कभी कभी ये हवा जो है बहुत मंद मंद, बहुत धीरे धीरे चलती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस वी ब्रीथ इन आवर बॉडी। कौन सी गैस जो है हम ब्रीथ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर? दैट इज ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ए विंडमिल फॉर्म।
आपको विंड मिल फॉर्म की डेफिनेशन बतानी है. इट इज़ एन एरिया दैट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स विच यूज द एनर्जी ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स लगे हुए होते हैं और हवा की मदद से, विंड की मदद से क्या होता है वहाँ पे इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विंड मिल? विंड मिल का क्या यूज़ है? विंड मिल का यूज़ किया जाता है टू रन फ्लावर मिल्स, जो आटे की चक्की होती हैं उनको चलाने के लिए भी हम विंड मिल का यूज़ करते हैं. और टू पुल अप वाटर फ्रॉम अ वेल, अगर आपको कुएं से पानी निकालना है उसके लिए भी हम विंड मिल का यूज़ करते हैं. और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए भी हम विंड मिल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सोलर पैनल्स वर्क? सोलर पैनल्स कैसे काम करते हैं? सोलर पैनल्स कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सन, वो सूरज से एनर्जी लेते हैं और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? मेन सोर्स क्या है एनर्जी का अर्थ के ऊपर? दैट इज सन. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. राइट सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन डेली लाइफ. किस तरीके से हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? सोलर एनर्जी जो है उसका यूज़ करते हैं हम कुकिंग इन सोलर कुकर्स, खाना बनाने के लिए सोलर कुकर्स में यूज़ करते हैं. हीटिंग वाटर इन सोलर वाटर हीटर्स, पानी को गर्म करने के लिए हम सोलर वाटर का हीटर्स का यूज़ करते हैं. और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड हैपन इफ द सन वाज नॉट विजिबल फॉर अ फ्यू डेज? क्या होगा अगर हमें कुछ दिनों तक सूरज नहीं दिखाई देता है? तो वी वुड हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल लाइटनिंग इवन ड्यूरिंग द डे टाइम. तो उस टाइम पे अगर हमें कुछ दिनों तक सूरज नहीं आएगा, पूरा 1 वीक जैसे कि, तो हम हमें आर्टिफिशियल लाइटनिंग पे डिपेंड हो जाएंगे हम लोग डे टाइम पे भी. ठीक है. हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द सन फॉर एनर्जी? प्लांट्स और एनिमल्स कैसे सूरज की ऊर्जा पर निर्भर हैं? प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड. पौधे जो हैं वो अपना खाना जो है वो सनलाइट की हेल्प से ही बना पाते हैं. और एनिमल्स जो हैं वो ईट करते हैं प्लांट्स को टू गेट एनर्जी. पौधे जो हैं वो ग्रो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? वो भी सनलाइट की हेल्प से कर रहे हैं. तो इस वजह से ऐसे जो है, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इस तरीके से सन पे डिपेंड है अपनी एनर्जी के ऊपर. दिस साइकिल इज सस्टेन बाय सन्स एनर्जी. और ये साइकिल जो है वो सिर्फ सन की वजह से ही कंटिन्यूटी में चल रही है. व्हाट अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया. फॉरेस्ट जो है वो बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं और जिनमें हम लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं. उसमें आपको बहुत सारे स्पीशीज भी देखने को मिलेंगे, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स के. वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट के अंदर. वाई आर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स? फॉरेस्ट जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट्स है? फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड. फॉरेस्ट हमें खाना प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर भी देते हैं बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को. तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट जो है वो बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वन महोत्सव? वन महोत्सव क्या है? वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेशन इन जुलाई. वन महोत्सव एक सप्ताह का एक इवेंट होता है जो कि जुलाई के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है. और पीपल को अवेयर किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. और उनको जो फॉरेस्ट है उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया जाता है. What was the चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट क्या था? चिपको मूवमेंट एक एफर्ट था टू प्रोटेक्ट ट्रीज बाय लोकल वुमेन. मतलब चिपको मूवमेंट मतलब प्रयास किए गए थे, वहाँ की जो लोकल वुमेन्स थी उन्होंने पेड़ को बचाने के लिए वो पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो गई थी. ठीक है, जैसे कि पेड़ ना काटे जाए. तो ये जो मूवमेंट थी ये उत्तराखंड में हुई थी. वेयर दे हग ट्रीज, जहाँ पे वो पेड़ को उन्होंने अपने गले से लगा लिया था कि हम इन पेड़ को हम काटने नहीं देंगे. हाउ इज सॉइल फॉर्म? सॉइल कैसे फॉर्म होती है, मिट्टी कैसे बनती है? सॉइल इज फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. रॉक्स के टूटने से, जब रॉक्स पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं, बहुत बारीक फॉर्म में, उससे मिट्टी बनती है. वो भी जो रॉक्स होते हैं वो किसकी वजह से टूटते हैं? बाय द एक्शन ऑफ सन. सन की हेल्प से सन की वजह से टूटते हैं. और ज़्यादा धूप पड़ने से, पानी की वजह से, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और इस प्रोसेस को होने में, मिट्टी को बनने में हजारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में. What are minerals used for? मिनरल्स का यूज कहाँ किया जाता है? मिनरल्स आर यूज टू मेक वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक एयरप्लेन्स, कार्स, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. आप देखेंगे मिनरल का यूज से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है, एरोप्लेन बनाने के काम आता है,
कार बनाने के काम आता है, ज्वेलरीज जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक थिंग्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बिजली से कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है जो इलेक्ट्रिक से संबंधित होता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। वॉट इज कोल प्राइमरी यूज फॉर? कोल का यूज हम कहाँ करते हैं? कोल का यूज करते हैं, कोल इज मेनली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। वाई शुड वी कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स? हम फॉसिल फ्यूल्स को कैसे सेव कर सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इफ़ यू कंटिन्यू टू यूज देम रेकलेसली, अगर इनको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे इनका, ठीक है, इनका ज़्यादा मात्रा में अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। एडिशनली बर्निंग दैम प्रोड्यूस स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच पोल्यूट्स द एयर। और जितना ज़्यादा हम इनका यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इनसे क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, धुआं निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इससे क्या होता है, हमारा जो एयर है वो हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है, एयर प्रदूषित हो जाती है ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करने से। तो हमें अपने फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करना है, इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज़ करना है। जब, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको हमें प्रेफर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्ट। अगर शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं, अगर आपको वहाँ जाना है तो आप साइकिल का यूज़ कीजिए, और आप पैदल भी वॉक करके जाइए। What are renewable resources? Renewable resources क्या होते हैं? Renewable resources are natural resources that can be replenished or restored within a reasonable period, such as air, water and forest. Renewable resources वो प्रकृति के resources होते हैं जो मतलब कि कुछ समय बाद, एक reasonable period of time, मतलब कि कुछ समय बाद, एक fixed time period के बाद वो दोबारा से रिसाइकिल हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया और फॉरेस्ट हो गया। What is नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं that millions of years to form and are found in limited quantities such as coal, petroleum and natural gas. Renewable resources वो resources होते हैं जिनको लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में, और ये बहुत सीमित मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हमारे अर्थ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।